जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लेमिंगो वाले पार्ट का चल रहा है लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था जेमिनी स्टूडियो के बारे में कि जेमिनी स्टूडियो क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में एक चीज़ और हम लोगों ने कल देखा था बच्चों कि यहाँ पर जो मेकअप डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है यहाँ पर कैसे लोगों का मेकअप किया जाता है, किस प्रकार से, किन किन चीज़ों से मेकअप किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने उस श्रृंखला के बारे में भी पढ़ा था जो वहाँ पर उत्तराधिकार के रूप में था। और साथ ही साथ हम लोगों ने कोतमंगलम सुब्बू के बारे में पढ़ा था और सुब्बू के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। उसी बीच में पार्ट समाप्त हो गया था, पार्ट 1। आज हम लोग अब चलेंगे पार्ट 2 पर और देखते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में और क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या वहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पार्ट। आज के पार्ट में हम लोग देखते हैं बच्चों, यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। आप सुब्बू को हमेशा मालिक के साथ देखते। बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन जो एक उपस्थिति वाली यानी कह सकते हैं उपस्थिति की भूमिका में, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट, वह एक विभाग के नीचे, विभाग के तहत समूह से घिरा हुआ था, कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसे कहानी विभाग कहा जाता था। कंप्राइजिंग ए लायर, एक वकील के साथ में था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, जहाँ पर एक वकील होता था, उसके साथ साथ एक लेखकों की और कवियों की सभा होती थी। द लायर्स वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, वह वकील भी कार्यालय में कानूनी या विधिक सलाहकार के रूप में जाना जाता था। बट एवरीबडी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, रिफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, उसे इसके विरोध में, इसके विपरीत अर्थों में समझता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक अत्यधिक, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, टैलेंटेड मतलब कुशल, एक्ट्रेस मतलब कलाकार यानी हीरोइन, नायिका, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो बहुत अधिक जल्दी क्रोधित होने वाली, भावों वाली थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वो सेट पर ही बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, जब प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित खड़ा रह गया। द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, वकील ने चुपके से उस रिकॉर्डिंग उपकरण को शुरू कर दिया, चालू कर दिया। हर कोई चुपचाप खड़ा हुआ था, उसी बीच में उसने क्या किया, उसे चालू कर दिया। When the actress paused for breath, जब नायिका सांस लेने के लिए रुकी या कह सकते हैं थोड़ा सा आराम के लिए रुकी, द लायर सेड टू हर, वकील ने उससे कहा, 1 मिनट प्लीज़, कृपया 1 मिनट, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग को शुरू कर दिया जो उसने कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया था। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अपमेंशनली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, उसमें प्रोड्यूसर के विरुद्ध, निर्देशक के विरुद्ध उस नायिका का कोई भी व्यवहार या कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कमेंट ऐसा नहीं था। बट व्हेन शी हियर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उसने अपने आवाज़ को दोबारा सुना, थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, ध्वनि उपकरण से जब उसने अपनी आवाज़ को दोबारा सुना, तो शी वाज स्ट्रक डम, वह एकदम से गूंगी हो गई, चुप हो गई। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, देहात क्षेत्र की एक लड़की, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, वह ऐसे सभी सांसारिक अनुभवों से होकर कभी भी नहीं गुजरी थी। दैट जनरली प्रिसीड ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस, जो
किसी भी प्रकार के एक महत्व की स्थिति, महत्वाकांक्षा की स्थिति एंड सोफिस्टिकेशन और दुर्लभ स्थिति को उत्पन्न करती हैं। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुलेटेड इनटू, जिसमें उसने अपने आप को उस समय उलझे हुए पाया था। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, उसने कभी भी इस भय से वह बाहर नहीं निकल सकी। शी फेल्ट दैट डे, जो उस दिन उसने महसूस किया, उस भय से वो कभी उबर ही नहीं सकी। That was the end of a brief and brilliant acting career. That was the end, वो अंत था of a brief, एक संक्षिप्त and brilliant और शानदार एक्टिंग मतलब नायकीय कलाकारी का, कैरियर मतलब उसके कार्यकाल का। वह उसके नायक के या नायिका के रूप में कलाकारी का एक बहुत ही संक्षिप्त और शानदार अंत था। द लीगल एडवाइज़र मतलब कानूनी सलाहकार या विधिक सलाहकार, हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कहानी विभाग का एक सदस्य भी था, हैंड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, वह अनिच्छापूर्वक या मूर्खतापूर्वक कह सकते हैं उस दुखद अंत को लाया था। While every other member of the department wore a kind of uniform, जब उस विभाग के एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब उस विभाग के अन्य दूसरे या प्रत्येक सभी सदस्य वोर ये काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक प्रकार का वर्दी पहनते थे, पोशाक पहनते थे। वर्दी में क्या क्या चीज़ें होती थी, तो चलिए देख लेते हैं। खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, मतलब खादी धोती पहनते थे और थोड़ा सा बड़े साइज का ढीले ढाला सिला हुआ एक खादी सफ़ेद शर्ट भी पहनते थे। तो उस समय जब सभी लोग पहनते थे तब भी क्या होता था, द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड ये टाई, उस समय भी विधिक सलाहकार एक पैंट और एक टाई पहनता था। एंड सम टाइम ये कोट, और कभी कभी एक कोट भी पहन लेता था, दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो पुरुषों के एक मेल पुरुषों के सॉरी डाक विभाग के कोट के जैसा दिखता था। यहाँ मेल का मतलब बच्चों पुरुष नहीं है, इस मेल का मतलब डाक है, जो डाक विभाग के कोट के जैसा दिखता था। ऑफन ही लुक्ड एलॉन एंड हेल्पलेस, अक्सर वह अकेला और असहाय दिखता था। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, मतलब जो स्वप्न देखने वाले या सोचने वाले लोग हैं, भीड़ है, उनमें वह एक ठंडे विचारों वाला, ठंडे भावों वाला, ठंडे तर्कों वाला व्यक्ति दिखता था। ए नेचुरल मैन इन एन असेंबली, एक सभा में एक ऐसा स्वाभाविक व्यक्ति था, ऑफ गांधीस्ट मतलब गांधीवादी सभा में एक ऐसा भी व्यक्ति था, एंड खादीटीज और खादीवादी, गांधीवादी और खादीवादी सभा में यह एक ऐसा भी व्यक्ति था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज, उनमें से कई लोगों की तरह, हु वेयर क्लोज टू द बॉस, जो मालिक के बहुत पास होते थे, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, उसे भी एक फिल्म निर्देश करने की अनुमति दी गई। एंड दो ये लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पनकेक वेयर यूज्ड ऑन इट, और यद्यपि इस पर बहुत सारे कच्चे मटेरियल, रॉ स्टॉक मतलब क्या होता है, कच्चे मटेरियल या कच्ची वस्तुएं, पदार्थ, और पनकेक इसमें प्रयोग, इस पर प्रयोग भी किए गए। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, फिर भी फिल्म से बहुत अधिक कुछ नहीं आया था। देन फिर वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, फिर क्या हुआ कि एक दिन मालिक ने इस कहानी विभाग को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और ये शायद इंस्टेंस मतलब परिणाम या उदाहरण कह सकते हैं, उदाहरण होगा, और ये पूरे मानवीय इतिहास में शायद पहला ऐसा उदाहरण था, केवल एकमात्र ऐसा उदाहरण था, वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहाँ एक वकील ने अपनी नौकरी खो दी थी, बिकॉज द पोएट्स वेयर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कहा गया था। क्या कहा कि ये जीवन में या पूरे संसार का संभवतः पहला ऐसा उदाहरण था मानव इतिहास का, कि जब एक वकील ने अपने नौकरी को खो दिया था, क्योंकि वहाँ से कवियों को घर जाने के लिए कहा गया था। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स,
जेमिनी स्टूडियो कवियों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा स्थान था। लाइक एस योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। कौन कौन से कवि? जैसे कि एस यागियर हैं, संगू सुब्रमण्यम हैं, कृष्णा शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी लोग थे। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, इसमें एक बहुत ही शानदार भोजनालय था। हुई सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, जो पूरे दिन में किसी भी समय पर अच्छी अच्छी काफ़ियाँ की आपूर्ति करता था, प्रदान करता था। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात्रि के भी अधिकांश हिस्सों में यह प्रदान करता था। Those were the days, वे दिन थे, when कांग्रेस रूल meant prohibition and meeting over a cup of coffee। जब मतलब क्या कहा कि वह एक ऐसे दिन होते थे जब कांग्रेस का मतलब ही एक बैठक और एक कप कॉफ़ी के संबंध में सम्मेलन करना। वाज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, ये मनोरंजन की अपेक्षा और संतुष्ट करने वाला कुछ भी नहीं था। बैरिंग द ऑफिस बॉयज़, मतलब ऑफिस बॉय लड़कों को रोक करके, एंड एक कपल ऑफ क्लर्क्स, और एक जोड़ी क्लर्क को ये लोग रोक लेते थे। एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज, इनके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति स्टूडियो में रेडिएटेड लाइजर आराम फरमाता था। एक प्री रिक्वेस्ट फॉर पोएट्री, कविता के लिए एक पूर्व विचारधारा पूर्वाग्रह करते हुए। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, उनमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन इसके अतिरिक्त भी, दे हैड नॉट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट, मतलब राजनैतिक विचारों के लिए उनके पास फैंटेस्ट मतलब कह सकते हैं बहुत हल्का या धीमा सा, मतलब थोड़ा सा भी प्रशंसा का भाव नहीं होता था। ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार से। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, वह सभी साम्यवाद शब्द से ही नफरत करते थे। एवर्स मतलब नफरत करना, घृणा करना। ए कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, एक जो साम्यवादी व्यक्ति होता था ये ईश्वर विहीन व्यक्ति होता था। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, उसके पास किसी भी प्रकार का जो कह सकते हैं कि एक प्रेम या स्नेह वाली भावना होता ही नहीं था। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, उसके पास अपने खुद के माता पिता और हिज चिल्ड्रन या अपने बच्चों को मारने में भी कोई रुकावट नहीं होती थी। ही वॉज ऑलवेज आउट टू काज, वो हमेशा तर्क से बाहर होते थे। एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस एमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। स्प्रेड मतलब फैलाते थे, अनरेस्ट मतलब परेशानियां, एंड वायलेंस और हिंसा, एमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपुल मतलब निर्दोष और उपेक्षित लोगों के बीच में वह हमेशा परेशानियां और हिंसा ही फैलाते थे। सच नोशंस व्हिच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, ऐसे भाव जो दक्षिण भारत में प्रत्येक जगह फैले हुए थे। एट दैट टाइम आल्सो, उस समय भी ऐसे भाव फैले हुए थे। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, फ्लोटेड अबाउट वैगुली एमांग द खादी क्लैड, उस खादी के क्लैड मतलब कह सकते हैं पोशाक या कपड़े, उस खादी के कपड़ों में ये इसी प्रकार से फैले हुए थे। पोएट्स एंड ऑफ जेमिनी स्टूडियो, मतलब जेमिनी स्टूडियो के कवि भी ऐसे ही थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, इसका साक्ष्य जल्द ही आने वाला था। व्हेन, अच्छा कैसे आता? व्हेन फ्रैंक बचमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, MRA भी आएगा ऑप्शन में, मतलब आगे शॉर्ट फॉर्म में। जब फ्रेंच बचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रांग, जिसमें लगभग 200 लोग थे, विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952, 1952 में कभी मद्रास में आए थे। दे कुड नॉट हैव फाउंड ये वार्मर होस्ट इन इंडिया, उन्होंने भारत में
कहीं पर भी इतनी अधिक गर्मजोशी से स्वागत नहीं पाया था देन द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो की अपेक्षा। Someone called the group an इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने इस समूह को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहा था। किसी ने क्या कहा? इस समूह को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहा। They weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table. They weren't very good, वे बहुत अच्छे नहीं थे on the trapeze। ट्रेपीज मतलब कह सकते हैं कि भाव व्यवहारों में, बातचीत में। एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ उनका व्यवहार। वाज परिचय, एक्वेंटेंस मतलब परिचय। वाज ओनली एट द डिनर टेबल, केवल भोजन की मेज पर ही होता था। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने बहुत ही व्यावसायिक रूप से, बहुत ही व्यावसायिक तरीके से 2 नाटक खेला था। 2 नाटक कौन कौन से थे? डियर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, जो उनका जोथम वैली और भूलने योग्य या भूला हुआ तथ्य कह सकते हैं, फॉरगॉटन फैक्टर कह सकते हैं। रैन सेवरल शोज इन मद्रास, मद्रास में कई शो चला। एंड एलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के अन्य नागरिकों के साथ साथ द जेमिनी फैमिली ऑफ 600, क्या कहा? द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 saw the plays over and over again। जेमिनी परिवार के जो 600 सदस्य थे, सभी ने बार बार क्या किया? इस नाटक को देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वेयर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, मतलब जो इस नाटक के संदेश थे वो अक्सर बहुत ही सीधे साधे और घरेलू टाइप के होते थे। बट द सेट एंड द कॉस्ट्यूम्स वेयर फर्स्ट रेट, लेकिन जो यहाँ की सेट थी, यानी व्यवस्थाएं थी, शूटिंग सेट और कॉस्ट्यूम मतलब पोशाक, बहुत ही एक नंबर के थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर टेरिबली इम्प्रेस्ड, मतलब मद्रास और तमिल ड्रामा समुदाय इतना अधिक प्रभावित हुआ। एंड फॉर सम ईयर्स, और कुछ वर्षों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज, लगभग सभी तमिल नाटकों में, हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली, जोथम वैली की तरह ही तमिल के सभी नाटकों में लगभग सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य लिया जाता था। विद ए बेयर स्टेज, एक खाली मंच पर, ए वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, पीछे एक सफ़ेद का पर्दा होता था। एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी पर एक धुन बजाई जाती थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, दैट आई लर्न, जब मुझे ज्ञात हुआ, दैट द एमआरए वाज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, किया जो एमआरए था एक प्रकार का कह सकते हैं कि विरोधी आंदोलन था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय समुदायवाद के विरुद्ध। एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और मद्रास के बड़े बड़े मालिक जैसे कि मिस्टर वैसन थे, ये भी उनके हाथों में ही थे। आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था या मैं निश्चित नहीं हूँ। हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस, कि वास्तव में ये एक ऐसा मामला था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस, ऐसे बड़े बड़े मालिकों के लिए, अपरिवर्तनीय मालिकों के लिए। एंड दियर इंटरप्राइजेज रिमेन्ड द सेम, और उनकी जो ये कंपनियां थीं वो ठीक एक समान बनी रहीं। एमआरए और नो एमआरए हो, चाहे एमआरए हो मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी हो, या फिर कोई भी मोरल रीआर्मामेंट आर्मी ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साम्यवाद हो, और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद ना हो। बच्चों, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया, और ज़ोरदार तरीके से शेयर भी कर दीजिए, क्लास बहुत मज़ेदार है। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड ए नाइस टाइम, जेमिनी स्टूडियो के सदस्यों के पास, स्टाफ के पास एक अच्छा समय था। होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज, मतलब 200 लोगों का, लगभग सभी प्रकार के 200 लोगों का, शोर शराबा के साथ
और कह सकते हैं सभी आकार के लोगों का सम्मान करना, आतिथ्य करने का एक मज़ेदार समय था। ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़, जिसमें कम से कम 20 राष्ट्रों के लोग थे। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स। ये अक्सर जो भीड़ वाले नाटकों का एक होता था, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब शूटिंग होती थी, उससे एक बदलाव था, परिवर्तन था। वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप, जो मेकअप के मोटे मोटे परतों से लपेटे जाने का इंतज़ार करते थे। बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, श्रृंगार विभाग के ऑफिस बॉय यानी ऑफिस के लड़कों के विरुद्ध वो इंतज़ार करते रहते थे कि वो अभी हमारे ऊपर लगाएगा। तो उससे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड। मद्रास के बड़े बड़े मालिकों के टेलीफोन के तार बजे। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज़, और एक बार दोबारा हम सभी जेमिनी स्टूडियो में क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज, हम सब ने एक बार पूरी तरीके से उस शूटिंग वाले मंच को साफ किया। टू वेलकम अनदर विजिटर, एक दूसरे आगंतुक का स्वागत करने के लिए। ऑल दे सेड, वह सभी कहते थे, उन सभी ने कहा था, दैट ही वॉज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, कि वह इंग्लैंड का एक कवि था। उन सब ने क्या कहा था कि वह इंग्लैंड का एक कवि था। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, मतलब केवल इंग्लैंड के कवि, यही वह साधारण स्टाफ जानता था, जेमिनी स्टूडियो का साधारण स्टाफ जानता था। आर हियर्ड ऑफ, और सुना था, वेयर, उसमें कौन थे, वेयर वर्ड्सवर्थ एंड टेनीसन, केवल टेनीसन और वर्ड्सवर्थ के बारे में ही जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ने सुन रखा था। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शैली एंड बायरन, जो अधिक पढ़े लिखे थे उन्होंने केट्स, शैली और बायरन के बारे में भी सुन रखा था। एंड वन और टू माइट हैव faintly come to know of someone by the name Eliot, और उनमें से कोई एक या दो बहुत कम ही कभी कभार शायद एलियट का नाम सुने हों। Who was the poet visiting the जेमिनी स्टूडियो नाउ? अब इस जेमिनी स्टूडियो में कौन कवि आ रहा था? इस जेमिनी स्टूडियो में अब कौन कवि आ रहा था? ही इज़ नॉट ए पोएट, वह एक कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, वह एक संपादक है। दैट इज़ वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, यही कारण है कि बॉस यानी मालिक उसे बहुत अधिक बड़ा स्वागत दे रहे हैं। वसन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन, वासन भी तमिल के साप्ताहिक पत्रिका आनंद विकातन के एक बहुत प्रसिद्ध संपादक थे। He wasn't the editor of any of known names of British publications in Madras. He wasn't the editor, वह संपादक नहीं था of any of the known names, किसी भी प्रसिद्ध नाम का, of British publication, मतलब अंग्रेजी संपादक या ब्रिटिश संपादन का, प्रकाशन का, in मद्रास मतलब मद्रास में, वह किसी ऐसे अंग्रेजी प्रकाशन का संपादक नहीं था जो यहाँ पर मद्रास में अधिक जाना जाता हो। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज, ये उसी में से भी नहीं था जो जेमिनी स्टूडियो में जाना जाता था। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव, जैसा क्योंकि जो द हिंदू पत्रिका के सर्वोच्च लोग हैं उन लोगों ने प्रारंभिक स्थिति से शुरू किया। द सरमाइज वाज दैट द पोएट वाज ए एडिटर ऑफ ए डेली, और निष्कर्ष ये निकल करके आया कि जो वो कवि था वो एक संपादक था, दैनिक पत्रिका का संपादक था। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन, लेकिन वो मैनचेस्टर गार्जियन का नहीं था, और द लंदन टाइम्स, या फिर वो लंदन टाइम जैसे पत्रिकाओं का संपादक नहीं था। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, मतलब ये वह सभी नाम थे जो हमारे बीच में से अधिकांश प्रसिद्ध लोग जानते थे। एट लास्ट, अंत में, अराउंड 4 in the afternoon,
दोपहर के बाद लगभग 4 बजे के आसपास द पोएट और द एडिटर, मतलब उसको कवि कह लें या संपादक कह लें, एराइव मतलब पहुँचे। अब भैया देखते हैं कि कौन पहुँचे थे। ही वॉज ए टाल मैन, वह एक लंबे व्यक्ति थे। वेरी इंग्लिश, पूरी तरीके से अंग्रेज थे। वेरी सीरियस, बहुत गंभीर थे। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और निसंदेह हम में से वह प्रत्येक से बहुत अधिक अपरिचित भी थे। बैटलिंग विद हाफ ए डोजन पेडेस्टल फैंस, मतलब जो स्टैंड फैन लगभग आधे दर्जन यानी 6 पंखे, स्टैंड पंखे रखे हुए थे ऑन द शूटिंग स्टेज, उस शूटिंग मंच पर रखे हुए थे, उससे वो संघर्ष करते हुए पहुंचे। द बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच, उस मालिक ने एक लंबा भाषण दिया। इट वॉज ऑब्वियस, स्पष्ट था दैट कि ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट, कि वह भी, ये स्पष्ट था कि वह भी उस कवि के बारे में अच्छी चीज़ें बहुत कम ही जानते थे, और द एडिटर या उस संपादक के बारे में बहुत कम जानते थे। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, ये भाषण लगभग सभी एक बहुत साधारण से उसमें था, लय में था, या कह सकते हैं तौर तरीकों से था। बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम, लेकिन यहाँ कभी कभी इसमें स्वतंत्रता एंड डेमोक्रेसी और जनतंत्र जैसे शब्द आ जाया करते थे। देन द पोएट स्पोक, फिर वो अंग्रेज बोला। ही कुडेंट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, उसने कभी भी ऐसे इतने अधिक शांत और अचंभित श्रोताओं को संबोधित नहीं किया था। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, कि वो किसके बारे में बातचीत कर रहा था। एंड हिज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, और उसके उच्चारण, एसेंट मतलब उच्चारण, और उसके उच्चारण ने हमारे समझने के किसी भी प्रकार के प्रयासों को पराजित कर दिया, हरा दिया था। अर्थात हम समझ ही नहीं पा रहे थे। क्या नहीं समझ पा रहे थे? व्हाट ही वाज सेइंग, कि वह क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सारी चीज़ें लगभग 1 घंटे तक चली। देन द पोएट लेफ्ट, फिर कवि चला गया। एंड वी ऑल डिस्प्रेस्ड इन अटर बैफलमेंट, और हम सभी एक बहुत अधिक घबराहट में उलझ गए। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, एक अंग्रेजी कवि इस फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म्स, जो तमिल फिल्म बनाता है। आर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपुल, यह बहुत ही साधारण प्रकार के लोगों के लिए है। पीपुल हुज लिव्स लीस्ट अफोर्डेड देम, ऐसे लोग जिनका रहन सहन बहुत कम ही उनको मतलब प्रदान कर सकता है, ऐसा सहन करने की क्षमता देता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट, मतलब एक रुचि फॉर इंग्लिश पोएट्री, ऐसे लोगों में जो उन्हें अंग्रेजी कविता के रुचि को उत्पन्न करने का बहुत कम संभावनाएं देता है। द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, कभी भी थोड़ा सा क्या हुआ, बहुत अधिक घबराया हुआ लग रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द सीर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक, क्योंकि उसने भी अपने इस मतलब भीड़ के बारे में, इस बातचीत के बारे में, जो उसकी विविधता थी उसके बारे में अवश्य महसूस किया होगा। अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेजी कवि के बारे में जो उत्साह था, लोगों का भावनाएं थी उनके बारे में, वो भी घबराया था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसका यहाँ पर जो आने का समय था वह एक कभी ना समझाया जाने वाला व्याख्या बन करके, रहस्य बन करके रह गया कि वो आया क्यों था। द ग्रेट प्रोज राइटर्स, महान निबंध लेखक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के, मे नॉट एडमिट इट, वह भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बट माई कॉन्विक्शन ग्रोज स्ट्रांगर डे आफ्टर डे, लेकिन जो मेरी समझ थी वो दिन प्रतिदिन और मजबूत होती गई। दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट, कि कवि मतलब निबंध लेखन नहीं है, एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस, और कभी भी यह
एक श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इट इज़ फॉर द पेशेंट persistent preserving drugs with the heart so shrunken that nothing can break it। क्या कहा कि मतलब ये एक ऐसे रोगियों के लिए था, या धैर्यपूर्वक धैर्य के लिए, सॉरी पेशेंस है, मतलब ये एक ऐसे रोगियों के लिए, परसिस्टेंट मतलब दृढ़ता, प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षा, यानी हर प्रकार के एक ऐसे दिल वालों के लिए था कि जिनका हृदय इतना अधिक सिकुड़ गया हो कि उसे तोड़ा ना जा सके, ऐसे लोगों के लिए ये था। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ये थिंग टू हिम, मतलब रिजेक्शन का जो स्लिप है, यानी कि जो रिजेक्शन हो रहा है, उसका अनादर हो रहा है, अस्वीकृति हो रही है, वो किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं था। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज, उसने तुरंत एक लंबे निबंध का ताज़ा कॉपी लिखना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। प्रोज पीस मतलब निबंध के टुकड़े का। एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर, और इसे एक दूसरे संपादक के पास में भेज दिया। इन क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब उसके उस लेख के लिए जो रिजल्ट था उसके इंतज़ार करते हुए। इट वाज फॉर सच पीपुल, ये ऐसे लोगों के लिए था, दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टिनी अनाउंसमेंट, क्योंकि द हिंदू पत्रिका ने एक बहुत छोटा सा क्या किया था, एक बहुत छोटा सा घोषणा किया था, अनाउंसमेंट किया था। इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, एक महत्वहीन कोने पर, एक मतलब एक पेज के एक ऐसे महत्वहीन पेज पर और एक महत्वहीन कोने पर उसका घोषणा किया था। इस शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, कि मतलब जिसमें एक छोटी सी कहानी की आयोजित किया जा रहा था, जिसमें एक अंग्रेज पीरियोडिकल मतलब अंग्रेजी युग के बारे में था, बाय द नेम द इनकाउंटर, जिसका नाम था द इनकाउंटर पत्रिका के द्वारा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द इनकाउंटर वाजंट ए नोन कमोडिटी एमंग द जेमिनी लिटरेचर, निसंदेह जेमिनी साहित्य में द इनकाउंटर पत्रिका बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, मुझे उस समय सीमा या कह सकते हैं द पीरियोडिकल के लिए मुझे एक प्रकार का विचार आया। बिफोर आई स्पेंट ये कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज, उस पोस्ट को करने से मतलब विचार तर्कपूर्ण पोस्ट को करने से कुछ पहले, सेंडिंग ये मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक मैन्युस्क्रिप्ट भेजने से पहले मुझे एक प्रकार का विचार आया। कैसा विचार आया? इन दोज डेज, उन दिनों में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स, जो ब्रिटिश यानी द ब्रिटिश लाइब्रेरी थी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पुस्तकालय था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवेश द्वार, मतलब एक प्रवेश द्वार था जिस पर कोई भी साइन बोर्ड यानी कि बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए थे। एंड नोटिस टू मेक यू फील, और कोई ऐसा नोटिस नहीं लगा था जो आपको एहसास कराए कि यू वी आर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया, कि आप एक मना किए गए क्षेत्र में गुजर रहे हैं। एंड देयर वेयर कॉपीज ऑफ द इनकाउंटर lying about in various degrees of freshness, और विभिन्न मतलब ताजगी की मात्राओं के साथ वहाँ पर द इनकाउंटर की बहुत सारी कापियाँ पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, अधिकतर ऐसी थी जो पाठकों के द्वारा छुई ही नहीं गई थी। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने उसमें संपादक का नाम पढ़ा, आई हियर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, मैंने अपने उस डूबते हुए दिल में एक प्रकार की आवाज़ को सुना, घंटी की या बजने की आवाज़ सुना। इट वॉज द पोएट, ये वही कवि था, हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में आया हुआ था। आई फेल्ट लाइक, मैंने महसूस किया जैसे, आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर,
मैंने बहुत लंबे समय पहले खोए हुए अपने भाई को पा लिया था। मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे कोई मेरा भाई बहुत पहले खो गया था और मैंने उसे पा लिया हो। एंड आई सैंग, और मैंने गाया, एज आई गा रहा हूँ, एज आई सील्ड द इन्वेलप, जब मैंने उस लिफाफे को सील किया, पैक किया, एंड रोड आउट हिज एड्रेस, और उसके पते को लिखा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, कि वह भी ठीक इसी समय पर यही गीत गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स, बहुत लंबे समय से खोए हुए भारतीय फिल्मों के जो भाई होते हैं, डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील, पहले भाग में अपने दोनों भाई एक दूसरे को एक ही गीत गाते हुए खोजते रहते हैं। एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, और फिल्म के अंतिम दृश्य में भी वही गाते हैं। तो उसका नाम क्या था भैया उस संपादक का? उस संपादक का नाम था स्टीफन स्पेंडर। क्या नाम था? स्टीफन स्पेंडर। एंड ईयर्स लेटर, और वर्षों के बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर गया, एंड आई हैड मच टाइम, और मेरे पास पर्याप्त समय था, बट नॉट मच मनी, लेकिन अधिक रुपए नहीं थे। देखिए कह रहे हैं कभी, मतलब लेखक महोदय कह रहे हैं कि मेरे पास, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर निकला तो मेरे पास समय तो बहुत था, लेकिन मेरे पास रुपए बिल्कुल भी नहीं थे। एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, कोई भी चीज़ जिसकी कीमत घटी हुई हो वो मेरे ध्यान को आकर्षित कर लेता था। ऑन द फुटपाथ, मतलब फुटपाथ पर, इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर, देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहाँ पर नए नए किताबों की एक बहुत ही ढेर लगी हुई थी। फॉर 50 पैसे ईच, प्रत्येक की कीमत 50 पैसे था। एक्चुअली दे वेयर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वास्तव में वह उन्हीं का किताबों की कापियाँ होती थीं। एन एलिजेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, जिस पर एक अमेरिकी क्षेत्र का, अमेरिकी देश का पेपर लगा होता था। स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन, क्या था उसका नाम? कि विशेष रूप से छात्रों के लिए कम कीमत पर जो संपादन हुआ है उसके लिए है। इन कनेक्शन, इस संदर्भ में, विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति के 50वें समारोह पर ये ऐसा था। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए, एंड पिक्ड अप ये कॉपी ऑफ द बुक, और उस किताब की एक कॉपी को उठा लिया। द गॉड दैट फेल्ड, किताब का क्या नाम था? द गॉड दैट फेल्ड, मतलब वह ईश्वर जो असफल हो गया। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज, मतलब उसमें 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्रों में थे, जिसमें 6 अलग अलग निबंध थे। डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, उन्होंने साम्यवाद की अपनी उस यात्रा को का वर्णन किया। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और उसके बदले उस छल को उन्होंने मतलब दर्शाया। जिसमें 6 लोग कौन कौन थे? आंद्रे गाइड थे, रिचर्ड राइट थे, इंजार्जियो सिलोने थे, आर्थर कोस्टलर थे, लुइस फिशर थे, एंड स्टीफन स्पेंडर, और स्टीफन स्पेंडर, मतलब जैसे ही नाम सुनते थे स्टीफन स्पेंडर का, एक भाव आ जाता था। सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस, अचानक वो किताब, एज्यूम मतलब प्रतीत हुई, ट्रिमेंडस मतलब विशाल, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, अचानक वो किताब बहुत ही विशाल महत्व के रूप में प्रतीत हुई। स्टीफन स्पेंडर, मतलब स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, ये वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन ए मोमेंट, एक क्षण में, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप, मैंने अपने दिमाग के एक अंधकारपूर्ण हिस्से को प्रकाशित होता हुआ पाया, महसूस किया। बाय ये हैजी इल्यूमिनेशन, एक धुंधले प्रकाश से, छल से। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो, मतलब जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर की प्रतिक्रिया, वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, अब बहुत समय से एक रहस्य नहीं रह गया था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री, मतलब उस जेमिनी स्टूडियो के मालिक के पास
स्पेंडर के काव्य के लिए करने के लिए अधिक कुछ भी नहीं था, बट लेकिन नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उस द गॉड दैट फेल्ड वाले के लिए भी कुछ और उसके साथ नहीं आ सके। तो बच्चों ये था हम लोगों का पूरा लेसन थोड़ा सा वर्णनात्मक शैली में है। हमने आपको पहले ही पार्ट में बताया था कि आपको ये लेसन थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन डजेंट मैटर, ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक बार और पढ़ डालना अगर कोई दिक्कत होती है तो। और आपको बता दें मॉडल पेपर आप लोगों का चालू हो गया है, तो आप लोग चैनल पर सारी चीज़ें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक मुझे बहुत सारी खुशी दे करके जाएगा और साथ ही साथ चैनल को बढ़ाने में आपका मदद मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।